सो गाइज वेलकम टू द काई क्लासेस। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने यहाँ पे जो क्लास 10th है उसकी जो NCERT हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ था और उसी के बीच में हमने एक दो यहाँ पे पार्ट जो था वो कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था। हमने ये इमेज के बारे में पढ़ लिया था। ये इमेज बनाने वाले पर्सन का नाम देख लिया था कि वो कौन थे। वो थे फ्रेडरिक सोरो करके, जिन्होंने अपनी जो फोटो बनाई थी वो बनाई थी 1848 में। ये पिक्चर बनाई थी और इस पिक्चर के बारे में हमने देखी थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये टॉर्च पकड़ी है, एनलाइटमेंट है, ये ऊपर से गॉड भी देख रहे हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के जो लोग थे ये यहाँ पे पास कर रहे हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। इसके बाद हमने ये भी कवर कर लिया था कि कैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और कैसे दुनिया के अंदर एक आइडिया ऑफ नेशन क्रिएट हुआ था। ये भी हमने दोस्तों डिस्कस कर लिया हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों इस तरीके से हमने ये नेपोलियन का केस भी देख लिया था कि नेपोलियन कैसे हार गया था, लेप्जिग की लड़ाई कैसे हार गया था, और यहाँ पे हमने इसके कुछ रिफॉर्म्स भी देखे थे नेपोलियन के, जो कि ये पूरे फ्रांस के अंदर लेके आया था, जो कि लोगों ने काफ़ी खुशी से एक्सेप्ट किया था। दोस्तों इसी के बाद आज हम चलने वाले हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसको थोड़ा सा कवर करेंगे कि कैसे जो नेशनलिज्म है ये यूरोप के अंदर स्टार्ट हो रहा है। अब दोस्तों आपको पता है जो नेशनलिज्म होता है इसको मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि देश के लिए कुछ करने की भावना। मतलब इसको ऐसा बोल सकते हो कि नेशन फीलिंग्स, कि नेशन के लिए जो हमारे पास बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं जिसको हम कुछ भी कर सकते हैं देश के लिए, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म। अब कैसे यूरोप के अंदर ये नेशनलिज्म की जो भावना है ये क्रिएट हो रही है। दोस्तों अगर आपने वो मैप देखा होगा यूरोप का, वहाँ पे आप देखोगे कि कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करती थी। अगर मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाऊँ ये वाला, यहाँ पे आप देखो कोई भी एक नेशन स्टेट नहीं है। नेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी कंट्री बोल सकते हो जिसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री होती है। वैसे यहाँ पे कोई भी नो स्टेट यहाँ पे दिख रही है, ऐसी कोई भी स्टेट नहीं है यहाँ पे जिसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। क्योंकि अभी भी कोई किस पे अटैक कर रहा है, कोई किस पे अटैक कर रहा है, कोई किस पे अटैक कर रहा है, प्रॉपरली बाउंड्री जो है डिमार्केशंस नहीं हुई यहाँ पे। तो यहाँ पे यही लिखा गया हुआ है कि प्रॉपरली वहाँ पे सिस्टम अभी नहीं बना था। जैसे कि आपको आज के टाइम पे पता है जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, ये आज के टाइम पे तो काफ़ी अच्छी खासी क्या है चीज़ें नेशन बन चुकी हैं। बट उस समय क्या था, उस समय ये किंगडम्स में डिवाइड हुआ करती थी, छोटी छोटी किंगडम्स में। जैसे डचीज हो गया, कैंटन्स हो गया, हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज। अगर हम यूरोप की बात करें, अगर ये यूरोप का ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं, ये मोनार्कीज के अंडर हुआ करता था और विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल, they did not see themselves as a sharing collective identity as a common culture. Often they have spoke different languages or belong to different ethnic groups. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हम यहाँ के पूरे इस साइड की बात करते हैं, यहाँ पे पूरा जो ये ईस्टर्न यूरोप है और ये सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे हुआ करता था मोनार्की सिस्टम चला करता था। मोनार्की तो पूरी जगह था बट यहाँ पे पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से चला करता था। और ये वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा फ्री था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लेबर वर्क यहाँ पे रहा करती थी इस एरिया में, ईस्ट पार्ट में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो आपस में जितनी भी छोटी छोटी किंगडम्स है, ये सब छोटी छोटी किंगडम्स है, इनके अंदर कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। सब लोग आपस में क्या है एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रेडी रहते हैं। इसी के बीच में अगर बात करते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर की, ये रूल करता है ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन के ऊपर रूल करता है ये। फॉर एग्जाम्पल was a patchwork of many different regions and peoples. अब अगर हम हैब्सबर्ग एम्पायर की बात करते हैं, हैब्सबर्ग एम्पायर कहाँ पे रूल करता है, ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन के ऊपर रूल करता है। अगर मैं आपको बता दूँ ये रीजन कहाँ पे, यहाँ पे इसको मैं साफ कर लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दिखाया जा रहा है ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन, ये वाला। इसके ऊपर कौन सा एम्पायर रूल करता है, यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता है। और इसी हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आप देख सकते हो कि डिफरेंट हंगरी के लोग, ऑस्ट्रिया के लोग, बवेरिया, गलेशिया, पोलैंड का कुछ हिस्सा यहाँ पे कवर हो जाएगा, स्विट्जरलैंड के कुछ लोग आ जाएंगे, उस यहाँ से क्या हो जाएगा रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ऐसे मतलब एथनिसिटी बहुत ज़्यादा है इस ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर। तो यही कहने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे रहा करते थे, जिसके अंदर एल्पाइन लोग भी रहा करते थे, जैसे टायरल के लोग हो गए, ऑस्ट्रिया के लोग हो गए, सुडेटन लैंड के लोग हो गए, इसके साथ साथ बोहेमिया के लोग हो गए, ये सब यहाँ पे रहा करते थे। और कहते हैं जो यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी हुआ करती थी वो जर्मन स्पीकिंग हुआ करती थी। यहाँ पे जर्मनी जो थे वो स्पीकिंग बोला करती थी, जर्मनी स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे यहाँ पे, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास हुआ करती थी, जिसके अंदर और कौन कौन आ जाएगा, इट आल्सो इंक्लूड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, या फिर वेनेटिया बोलते हैं। तो ये लोम्बार्डी इटली की जगह आ गई और जो वेनेटिया है इसके अंदर ये भी कवर हुआ करती थी। अगर हम हंगरी की बात करते हैं, हंगरी के अंदर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मग्यार वाइल द अदर हाफ स्पोक वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम हंगरी की बात करते हैं, यहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती थी, वो मग्यार लैंग्वेज यूज़ करती थी।
और आधी से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो इस तरीके का यूज़ किया करती थी। और वहीं पे अगर हम गैलिशिया की बात करते हैं, गैलिशिया के अंदर द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश लैंग्वेज, तो जो एरिस्टोक्रेसी थी वो पॉलिश लैंग्वेज यूज़ किया करते थे। इन 3 ग्रुप्स के अलावा विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर ए मास ऑफ पीजेंट्स पीपल, ये हमने मेन चीज़ पढ़ लिया यहाँ पे कि मैं आपको मैप के तौर पे दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, देखो यहाँ पे बोला गया हुआ है, ये एक तो हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या बोला हुआ है यहाँ पे गैलिशिया का जो रीजन है वो भी यहाँ पे है, गैलिशिया का रीजन फॉर एग्जाम्पल इसको मान लेते हैं हम। इसके अलावा उसने और क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इसके अलावा एक देश और बोला हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हंगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। अगर कोई हमें हंगरी दिख रहा होगा यहाँ पे, हंगरी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, हंगरी, गैलिशिया ये लिखा हुआ है। और कहते हैं इसी की बाउंड्री एक हो गया ऑस्ट्रियन एम्पायर, गैलिशिया और हंगरी, और इन्हीं की बाउंड्रीज की अगर बात करते हैं हम, अगर इनकी पूरी बाउंड्रीज की बात करते हैं, ये वाले एरिया की बात करते हैं पूरी बाउंड्री की, इस बाउंड्री पे कौन रहा करता है, यहाँ पे पीजेंट ग्रुप रहा करता है। पीजेंट जो है वो शहर के बीच में नहीं रहता, पीजेंट ग्रुप रहता है पूरे आउटसाइड ऑफ द सिटी के बीच में रहता है, वो बिल्कुल बाहर रहता है। तो इसी के बीच में यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ पीजेंट ग्रुप भी रहते हैं पूरे इस हंगरी रीजन के अंदर, जो कि कहाँ रहते हैं, जो पूरे इसके बाउंड्रीज पे रहते हैं, एम्पायर की बाउंड्रीज पे, जिसमें से बोहेमियास हो गया, स्लोवाक हो गया नॉर्थ में, स्लोवेनिस हो गया कैरोनीला में, क्रोट्स हो गया साउथ में, रोमेंस हो गया ईस्ट में, ये लोग यहाँ पे रहा करते थे। जो दोस्तों ये नाम है ये आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे बोहेमियास, स्लोवाक, स्लोवेनिस इन कैरोलिना, क्रोट्स साउथ, और रोमन कहाँ पे रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं। ये सब आपस में इतने डिफरेंट है क्योंकि इन सभी के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन थिंग, इनका एम्परर, बस वो चीज़ कॉमन है इनमें, और कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब पॉलिटिकल यूनिट तो बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। इस तरीके से ये लोग रहा करते थे। इसके बीच में अगला टॉपिक यहाँ पे आता है एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब देखते हैं एरिस्टोक्रेसी क्या होता है और नई मिडिल क्लास कैसे क्रिएट होती है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी होता है वही किंग, वही एरिस्टोक्रेसी की किंग को हम बोलेंगे एरिस्टोक्रेट बोलते हैं हम, एरिस्टोक्रेट वही किंग जो कि अपना रूल करता है, इसको हम बोल सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी बोल दो या फिर मोनार्की बोल लो, बात एक ही है दोस्तों। इसके अलावा मैं पहले एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मैप दिया हुआ, मैप इन द सेंस की डेट्स दी हुई है यहाँ पे। जैसा दोस्तों आपको पता है 1797 में क्या हुआ था, जो नेपोलियन था इसने इटली पे इन्वेट किया था और नेपोलियनिक वॉर की स्टार्ट हो चुकी थी, कि नेपोलियन वॉर स्टार्ट कर चुका है। 1814-15 के अंदर नेपोलियन क्या था, वो हार चुका था, वीना पीस सेटलमेंट हुई थी। 1821 के अंदर क्या हुआ था, ग्रीक का स्ट्रगल स्टार्ट हो चुका था। और 1848 के आते आते, ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये 1848। और 1848 के आते आते यूरोप के अंदर दोबारा से क्या हो रहा था, दोबारा से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है फ्रेंच के अंदर, यूरोप के अंदर बोल सकते हो। 1859 से 70 के बीच में क्या हुआ, इटली यूनिफाई हो गया। 66 से 71 के बीच में जर्मनी यूनिफाई हो गया। और 1905 के आते आते क्या हुआ, हैब्सबर्ग और ओटोमन एम्पायर के बीच में भी क्या हुआ, स्लैव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन द, और यहाँ पे स्लैव जो लोग थे वो यहाँ पे रूल करना शुरू कर दिया। तो ये कुछ एक छोटा सा यहाँ पे मैप दिया हुआ, तो इसको आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है दोस्तों। अगला टॉपिक यहाँ पे हमारा एरिस्टोक्रेसी है और न्यू मिडिल क्लास है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर सोशली बात करें या फिर पॉलिटिकली बात करें, एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज ए डोमिनेट क्लास इन कॉन्टिनेंट पे हुआ करती थी। मतलब पूरे यूरोप के अंदर अगर बात करें, एरिस्टोक्रेसी जो था ये डोमिनेट क्लास हुआ करती थी। एरिस्टोक्रेसी मतलब मोनार्क, मोनार्क मतलब क्या हुआ, जो अपना रूल खुद करता है, ओन रूल, उसी के रूल्स होंगे, उसी के रेगुलेशंस होंगे। इसकी द मेंबर ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि ये जो इसके जो मेंबर हुआ करते थे इस पूरी एरिस्टो क्लास लोग के, वो सब क्या हुआ करते थे, वो आपस में रीजनल डिविजन्स करके बैठे हुए थे। मतलब अपना राजा जो है, ये फॉर एग्जांपल ये किंग है, इस किंग का एक छोटा भाई है, इस छोटे भाई को बोलेगा, ये किंग बोलेगा जाओ भाई आप इस जगह पे जाके रूल कर दो जाके। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। ये जो एरिस्टोक्रेट लोग हुआ करते थे, इन्होंने दूर दूर कंट्री के साइड एरियाज में या फिर विलेज एरिया में या फिर टाउन हाउसेज में क्या किया होता, कुछ प्रॉपर्टीज ओन करके रखी हुई थी। ये जो एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे ये फ्रेंच लैंग्वेज बोला करते थे। क्यों? क्योंकि डिप्लोमेसी दिखानी है, इनको दिखाना है कि हम हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज काफ़ी सुपीरियर लैंग्वेज बोली जाती है। इनकी जो फैमिलीज हुआ करती थी एरिस्टोक्रेट्स की, वो आपस में मैरिज अलायंसेस हुआ करते थे उनके बीच में, ताकि उनके बीच में रिलेशन अच्छा बना रहे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेट वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, बट कहता है कि अगर एरिस्टोक्रेट की बात करें, इनका ग्रुप स्मॉल हुआ करता था, मतलब ये कुछ ही नंबर में हुआ करते थे, ज़्यादा नंबर में भी नहीं था एरिस्टोक्रेट क्लास।
इसकी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हुआ करती थी फ्रांस के अंदर वो पीजेंट्री हुआ करती थी। अगर हम पूरे फ्रांस के, मैं आपको यहाँ पे इस मैप के जरिए दिखाऊँ मैं आपको यहाँ पे फ्रांस के अंदर, अभी हम फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस ये आ जाएगा। फ्रांस के अंदर कुछ ही लोग यहाँ पे हुआ करते थे एरिस्टोक्रेट, और इसके अंदर जो मैक्सिमम लोग थे वो क्या हुआ करते थे, वो पीजेंट ग्रुप हुआ करता। मैक्सिमम यहाँ पे क्या हुआ करता था, पीजेंट ग्रुप हुआ करता था। तो ये कहानी की कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। और इसी के बीच में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड टीनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, while the eastern and the central Europe pattern of the holding the territory by the vast extent cultivated by the serfs। अब यहाँ पे क्या कोशिश की जा रही है, कहता है अगर हम पूरे यूरोप की बात करते हैं, यहाँ पे पूरे यूरोप के अंदर क्या हो रहा है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे पीजेंट ग्रुप रहता है बहुत ज़्यादा, और ये सेंट्रल पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट, कहते हैं इस पार्ट में कौन रहता है, इस पार्ट में एरिस्टोक्रेट रहते हैं, ज़्यादातर एरिस्टोक्रेट यहाँ रहते हैं, फ्रांस के अंदर भी कुछ मात्रा में रहते हैं, या फिर हर जगह पे कोई ना कोई थोड़े थोड़े एरिस्टोक्रेट रहते ही हैं। बट इस एरिया में ये कौन सा एरिया, ये वाला सेंटर वाला पार्ट और ये वाला ईस्टर्न वाला पार्ट, इस पार्ट में क्या है, एरिस्टोक्रेट कुछ ज़्यादा ही रहते हैं यहाँ पे। और जब एरिस्टोक्रेट यहाँ पे रहते हैं, खुद तो काम करेगा नहीं एरिस्टोक्रेट, तो यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया इसने बॉन्डेड लेबर कह सकते हो आप, बॉन्डेड लेबर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे सर्फडम हुआ करता था, सर्फडम सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे सर्फ, इसके बारे में समझते हैं यहाँ पे। दोस्तों क्या होता क्या है यहाँ पे, जैसे सपोज करो एक किंग है, या फिर ऐसा बोल सकते हो ये मनी लैंडर है, जो लोगों को पैसा उधारी पे देता है, क्रेडिट पे देता है। अब यहाँ पे कुछ नीचे फार्मर होगा, ये फार्मर जाएगा इसके पास, इसको बोलेगा सर आप मुझे क्या करिए, आप मुझे 200 रुपीज़ दीजिए, क्योंकि मुझे अपने खेत पे एग्रीकल्चर करना है, और एग्रीकल्चर में कुछ भी ग्रो होगा वो मैं आपको यहाँ पे दे दिया करूँगा, मैं आपको ही सेल करूँगा यहाँ पे। तो इस मनी लैंडर ने क्या किया, इस मनी लैंडर ने बोला ठीक है मैंने 200 दे दिया, बट इंटरेस्ट रेट भी तो देना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल वो 5% रेट पे दे दिया। अब किसी कारणवश क्या हुआ, इसके जो एग्रीकल्चर जो हुआ करता था ये अच्छे से नहीं चल पाया, ये क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। जब ये कोलैप्स हो जाएगा तो ये फार्मर जो होगा ये रोना शुरू कर देगा। जब ये रोना शुरू कर देगा तो ये इस पास अपने मनी लैंडर के पास जाएगा, इसको बोलेगा सर मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूँ मैं। तो मनी लैंडर इसको बोलेगा देखो भाई अगर आपको पैसे देने हैं तो देने तो पड़ेंगे आपको पैसे, तो अगर पैसे नहीं है आप ये जो ज़मीन है ये आप मेरे को दे दो, और आप यहाँ पे खुद जाके रेंट पे काम करो, और आपको रेंट कौन देगा, रेंट मैं दूंगा, और जो आपको रेंट दिया जाएगा उसमें से आप मेरे पैसे चुकाते रहना, जब आप मेरे पैसे दे दोगे तो मैं ज़मीन आपको दे दूंगा वापस। तो ये पर्सन क्या हो गया, ये जो पर्सन था ये पर्सन अपनी ही ज़मीन के ऊपर एज ए रेंट करने पर मजबूर हो गया, और इसी को बोलेंगे सर्फ, कि ये सर्फ बन गया, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं सर्फडम सिस्टम। तो वही चीज़ बताई जा रही है यहाँ पे, कहता है जो सेंट्रल पार्ट है यूरोप का और जो ईस्टर्न पार्ट है यूरोप का, यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे सर्फडम चलता है। तो ये सर्फडम समझ आ गया आपको क्या होता है, ये सिस्टम चला करता है यहाँ पे। और यहीं पे बात करता है, कहता है इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेड एंड द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक रफ आइडिया से एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे ये मान लो ये हमारा क्या हो गया, यूके वाला पार्ट हो गया, उत्तर मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया, और यहाँ से क्या होता है इस तरीके से हमारा फ्रांस जो पार्ट है वो टच करता है इसके साथ, ये हो गया लिस्बन, ये हो गया स्पेन, और ये हो गया फ्रांस हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है ये थोड़ा सा टच करता है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, कि जब इंडस्ट्रीज बनने की शुरुआत हुई, सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रीज बनी ब्रिटेन के अंदर, मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर, जिसको आज हम बोलते हैं। दुनिया में सबसे पहले इंडस्ट्रीज इस यूनाइटेड किंगडम में बनी, और कहते हैं जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर वो जो इंडस्ट्रीज बनी इसका जो असर था वो इस आसपास वाले इलाकों में देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। और यहीं पे इसी के ऊपर यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक इसी के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, इसी टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कहते हैं जैसे ही वेस्टर्न पार्ट में और सेंट्रल यूरोप के अंदर क्या हुआ इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई, तो यहाँ पे धीरे धीरे टाउन्स बने, और धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, कमर्शियल क्लासेस की भी ग्रोथ हो रही है। अगर आपको नहीं पता इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ये सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, मतलब 1850s के बाद 1750s के बाद यहाँ पे स्टार्ट हुआ।
और कहता है बट फ्रांस में आते आते ये कब पहुंचा फ्रांस में? ये फ्रांस में पहुंचा 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1800 से लेके 1900 के बीच पहुंचा यहाँ पे। जैसे ये इंडस्ट्री यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे जो फ्रांस वाला पार्ट है ये कौन से पार्ट आता है यूरोप का? ये तो वेस्टर्न पार्ट आता है यूरोप का। और यहाँ पे जैसे ही ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहुंचेगा तो ये जो पीजेंट ग्रुप हुआ करता था, पीजेंट ग्रुप इस फैक्ट्री में जाने को बोलेगा कि मैं फैक्ट्री में जाके काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खेत में भी उतना ही काम कर रहा हूँ और मुझे इनकम बिल्कुल भी नहीं हो रही, बट मैं वहाँ पे जाके काम करूँगा। कहाँ पे? फैक्ट्री में जाके काम करूँगा, बट इनकम तो थोड़ी ज़्यादा होगी मुझे। इस तरीके से क्या हुआ, जो फ्रांस के लोग थे वहाँ पे एक वर्किंग क्लास क्रिएट हो रही है जो कि उस फैक्ट्री में काम करने वाली है। अब यहाँ पे मैं मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये है यहाँ पे ब्रिटेन। मैं एक मिनट इसको मिटा दूँ। यहाँ पे देखो, ये है ब्रिटेन और ये है फ्रांस। अब ब्रिटेन से फ्रांस आएगी पहली चीज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद यहाँ जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ जाएगी, उसके बाद फिर यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में भी आएगा। तो मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है सबसे पहला लिंक किसके साथ क्रिएट हो रहा है? फ्रांस के साथ क्रिएट हो रहा है। बट फ्रांस में आते आते भी काफ़ी देर लगा इसको, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को आते आते। तो एक नई वर्किंग क्लास क्रिएट हो रही है जो कि इस फैक्ट्री में काम कर रही है, और इसी वर्किंग क्लास को हम क्या बोलते हैं? मिडिल क्लास बोलते हैं। और मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स। और इसके बाद बोलते हैं सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये जो ग्रुप था पीजेंट, ये वाला जो इंडस्ट्रियल ग्रुप था, ये थोड़ा कम था, क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज वहाँ पहुंची नहीं है। क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज पहुंची है वेस्टर्न पार्ट में, उसके बाद ही पहुंचेंगी सेंट्रल पार्ट में, फिर पहुंचेंगी ईस्टर्न पार्ट में। इसलिए सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट में क्या है, अभी ये जो मिडिल क्लास ग्रुप है ये काफ़ी कम है। It was among the educated liberal middle classes that the idea of national unity following the abolition of the aristocratic privileges gained popularity। और ये वही मिडिल क्लास है जो कि कल को जाके थोड़े एजुकेट होंगे, थोड़े लिबरल की होने की कोशिश करेंगे और ये देश को एक यूनिटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, एक मिडिल क्लास जो ग्रुप है वो क्रिएट होता है, और आगे फ्यूचर में भी मिडिल क्लास जो ग्रुप है ये आज भी है, और हर जगह आपको मिडिल क्लास ग्रुप देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आज का हम यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। आने वाले भी लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। इसका एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ये खत्म होगा हमारे यहाँ पे आके। इसके बाद एक हम पढ़ेंगे न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। अभी कुछ थोड़े ही दिनों का टॉपिक रहता है, मतलब 5-6 वीडियोस और आएंगी इसके बाद, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरीके की जो वीडियोस रहती हैं वो आप देख पाओ। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।